डियर स्टूडेंट, लाइफलाइन क्लासेज यूट्यूब चैनल बाड़मेर में आप सभी प्यारे विद्यार्थियों का मोस्टली वेलकम। आज हम कक्षा 12वीं में अध्ययनरत उन सभी विद्यार्थियों के लिए विश्व राजनीति विज्ञान समकालीन दक्षिण एशिया अध्याय का पूर्ण सारांश आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। उसी कड़ी में हमारा पहला क्वेश्चन, समकालीन दक्षिण एशिया क्या है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जिस अध्याय को आप पढ़ोगे उसी अध्याय का पहला क्वेश्चन है, समकालीन दक्षिण एशिया खुद क्या है। प्रिय स्टूडेंट, बांग्लादेश, भूटान, भारत, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका अमूमन दक्षिण एशिया के रूप में जाने जाते हैं, जो काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। और दक्षिण एशिया में आने वाले ये राष्ट्र भारत के उत्तर में विशाल हिमालय पर्वत, भारत के दक्षिण में हिंद महासागर और भारत के पश्चिम में अरब सागर और भारत के पूर्व में बंगाल की खाड़ी से यह इलाका एक विशिष्ट प्राकृतिक क्षेत्र के रूप में जाना जाता है। आप भारत की विशेषताओं के बारे में जब पढ़ेंगे, नोट ध्यान रहे, हमारा पड़ोसी मुल्क चीन दक्षिण एशिया का अंग नहीं माना जाता। आप ऊपर पढ़े दक्षिण एशिया में कौन कौन से राष्ट्र आते हैं, उनमें हमारा पड़ोसी मुल्क चीन दक्षिण एशिया में नहीं आता है। और साथ साथ में जो दक्षिण एशिया के विभिन्न देशों में एक जैसी राजनीतिक प्रणाली नहीं है। पूरे दक्षिण एशिया में कई ऐसे राष्ट्र हैं जहाँ एक दलीय है, बहुदलीय है, द्विदलीय है, राजशाही है, लोकतंत्र है, तानाशाही है। तो एक जैसी राजनीतिक प्रणाली दक्षिण एशिया के विभिन्न देशों में नहीं है। भारत और श्रीलंका में जब ब्रिटेन से आज़ादी मिली और आज़ादी मिलने के बाद आज तक इन दोनों देशों में लोकतांत्रिक व्यवस्था सफलतम रूप से कायम है। और एशिया महाद्वीप में भारत और श्रीलंका आज तक दोनों मुल्कों में लोकतांत्रिक व्यवस्था के रूप में जाने जाते हैं। भारत और पाकिस्तान अर्थात भारत का पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान और बांग्लादेश में लोकतांत्रिक भी है और कभी कभी इन देशों में सैनिक अर्थात पाकिस्तान और बांग्लादेश में लोकतांत्रिक और सैनिक दोनों तरह के नेताओं का शासन रहा है। क्योंकि इन मुल्कों में लोकतंत्र तो है लेकिन कभी कभी इन देशों में सैनिक शासन भी लगता है। पाकिस्तान में सेना और लोकतंत्र हमारा जो अध्याय है, पाकिस्तान में पहली बार जब संविधान बना, संविधान बनने की बाद देश के शासन की बागडोर जनरल अयूब खान ने अपने हाथ में ली थी। 1971 में भारत का पाकिस्तान के साथ युद्ध हुआ था, जो काफ़ी महत्वपूर्ण है। हालांकि हम इसको पहले भी पढ़ चुके हैं। 1971 में भारत और पाकिस्तान के बीच लड़ाई हुई। युद्ध का क्या परिणाम निकला? डियर स्टूडेंट, 1971 में भारत पाक की लड़ाई का यह परिणाम निकला कि पूर्वी पाकिस्तान टूटकर एक स्वतंत्र देश बन गया और जिसका नाम पड़ा बांग्लादेश, जिसकी राजधानी है ढाका। आप सभी अच्छी तरह से जानते हैं ये 1971 भारत पाकिस्तान की लड़ाई का परिणाम या रिजल्ट। पाकिस्तान में जुल्फिकार अली भुट्टो की सरकार 1971 से 1977 तक रही। पाकिस्तान के अंदर एक पार्टी है, सभी स्टूडेंट विशेष ध्यान रखें, PPP अर्थात ट्रिपल P है, जिसका पूरा नाम है पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी। और पाकिस्तान में पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी का अगर नेतृत्व किया है तो वो किया है बेनजीर भुट्टो ने। काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसको आप विशेष ध्यान रखें। PPP
ट्रिपल पी, पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी। 1999 में एक बार फिर पाकिस्तान में सेना ने दखल दी। डियर स्टूडेंट, हम ऊपर पढ़े थे कि पाकिस्तान और बांग्लादेश में लोकतंत्र के साथ साथ सैनिक शासन भी लागू हुआ। 1999 में पाकिस्तान की सेना ने दखल दी और परवेज मुशर्रफ, जहाँ लोकतांत्रिक व्यवस्था से प्रधानमंत्री थे, परवेज मुशर्रफ ने प्रधानमंत्री नवाज शरीफ को पद से हटाया। यह सैनिक तख्ता पलट कहलाता है। नवाज शरीफ प्रधानमंत्री थे, जिनको हटाकर मुशर्रफ साहब ने तख्ता पलटी, सत्ता पलटी। यह है लोकतांत्रिक और सैनिक व्यवस्था का उदाहरण। पाकिस्तान में लोकतंत्र स्थायी क्यों नहीं है डियर स्टूडेंट? इसके पीछे क्या कारण है? प्रिय स्टूडेंट, पाकिस्तान में लोकतंत्र स्थायी नहीं होने के पीछे कई कारण हैं। उसमें पहला कारण वहाँ की सेना। ऐसे कई बड़े धर्मगुरु, कई भूस्वामी, इनका वहाँ की राजनीति में क्या है? दबदबा, और जिसकी वजह से वे कभी कभी लोकतंत्र को कुचल कर वहाँ सैनिक या तख्ता पलट कर बैठते हैं। इसके अलावा भी भारत के साथ उनकी लंबी तनातनी। पाकिस्तान के अंदर कई राजनीतिक दल, लोकतंत्र में खोट, राजनीतिक दलों का स्वार्थ साधन और लोकतंत्र की धम्मा चौकड़ी, ये सभी ऐसे कारण हैं जिसके कारण पाकिस्तान में लोकतंत्र स्थायी नहीं है। कभी कभी लोकतंत्र के साथ साथ सैनिक शासन भी लग जाता है। प्रिय स्टूडेंट, अगला हमारा टॉपिक आएगा बांग्लादेश में लोकतंत्र। ध्यान रहे, 1947 से 1971 तक बांग्लादेश पाकिस्तान का अंग था। याद रहे, आप सभी जानते हैं पाकिस्तान और भारत धर्म के आधार पर अलग हुए थे। भारत के दो टुकड़े, एक पूर्वी पाकिस्तान और एक पश्चिमी पाकिस्तान। अंग्रेजी राज के समय जब हिंदुस्तान में किसका राज था? अंग्रेजों का। उस समय का कौन सा इलाका? बंगाल और एक असम। इनका विभाजन हुआ, विभाजन करके पूर्वी पाकिस्तान बनाया गया। याद रहे, जब हमारे देश पर अंग्रेजी हुकूमत का राज था, उसी अंग्रेजी हुकूमत के राज के समय एक तो बंगाल और एक असम, इनका विभाजन करके पूर्वी पाकिस्तान क्षेत्र बनाया, जो 1971 में बांग्लादेश नाम से देश बना। नोट याद रहे, और वो क्या है? वो है कि पश्चिमी जो पाकिस्तान का इलाका है, उस पश्चिमी पाकिस्तान में पश्चिमी पाकिस्तान के खिलाफ जन संघर्ष का नेतृत्व किया था मुजीबुर रहमान। प्रिय स्टूडेंट, आप सभी भली भांति जानते हैं पूर्वी पाकिस्तान, पश्चिमी पाकिस्तान। पूर्वी पाकिस्तान के नेता है मुजीबुर रहमान, जिन्होंने पश्चिमी पाकिस्तान, जो आज पाकिस्तान है, उनके खिलाफ जन संघर्ष का नेतृत्व किया। शेख मुजीबुर रहमान ने पूर्वी क्षेत्र के लिए स्वायत्तता की मांग की कि जो पूर्वी पाकिस्तान है, आज जो बांग्लादेश है, उनके स्वायत्तता की मांग वहाँ के नेता शेख मुजीबुर रहमान ने की थी, जो काफ़ी महत्वपूर्ण है। और ध्यान भी रहे, शेख मुजीबुर रहमान कहाँ के नेता माने जाते हैं? पूर्वी पाकिस्तान। शेख मुजीबुर रहमान के नेता ली अवामी लीग को 1970 के चुनाव में पूर्वी पाकिस्तान में भारी सीटों पर विजय मिली। याद रहे, शेख मुजीबुर रहमान कहाँ के नेता है? याद रहे, पूर्वी पाकिस्तान। और वहाँ की एक पार्टी है जिसका नाम है अवामी लीग, जहाँ की पार्टी का नाम है अवामी लीग। 1970 के चुनाव में उन्हें भारी सीटें मिली और वो पूर्वी पाकिस्तान के लिए जाने माने नेता है। पश्चिमी पाकिस्तान की सेना द्वारा बंगाली जनता की आंदोलन को कुचलने के क्या परिणाम निकले? याद रहे, पश्चिमी पाकिस्तान द्वारा पूर्वी पाकिस्तान पर कब्जा किया गया, अर्थात बांग्लादेश की जनता को दबाया गया। परिणाम यह निकला, हजारों लोग पाकिस्तानी सेना के हाथों से मारे गए। पूर्वी पाकिस्तान से बड़ी संख्या में आबादी कहाँ आ गई? भारत आ गई।
और भारत के सामने इन शरणार्थियों को संभालने की समस्या। अब इतने शरणार्थी जब यहाँ आ गए तो भारत के सामने समस्या खड़ी हो गई। भारत की सरकार ने पूर्वी पाकिस्तान के लोगों को आज़ादी की मांग का समर्थन किया है। यह भी भारत भी इस मैटर में साथ में रहा था। वित्तीय वह सैन्य सहायता दी, यानी वित्तीय और सैन्य सहायता भारत के द्वारा दी गई। 1971 में भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध भी लड़ा गया और युद्ध की समाप्ति कैसे हुई ये आपने ऊपर पढ़ा था। युद्ध की समाप्ति एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में हुई। वह स्वतंत्र राष्ट्र बना बांग्लादेश, जो वेरी महत्वपूर्ण टॉपिक है। नोट ध्यान रहे, 1975 में बांग्लादेश में शेख मुजीबुर रहमान ने संविधान में संशोधन कराया। संसदीय प्रणाली की जगह अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली को मान्यता मिली। ये बात कब की है? ये बात है 1975 की। और बांग्लादेश में शेख मुजीबुर रहमान ने संविधान में संशोधन किया और संसदीय प्रणाली की जगह अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली को मान्यता मिली। सैनिक शासन जियाउर रहमान ने अपनी बांग्लादेश नेशनल पार्टी बनाई, जो 1979 के चुनाव में विजयी रही। अगला टॉपिक, जनरल इरशाद 5 वर्षों के लिए बांग्लादेश के राष्ट्रपति निर्वाचित हुए थे। 1991 के चुनाव के बाद बांग्लादेश में बहुदलीय चुनाव पर आधारित प्रतिनिधि मूलक लोकतंत्र कायम हुआ। याद रहे, वहाँ बहुदलीय चुनाव पर प्रतिनिधि मुल्क लोकतंत्र कायम हुआ 1991 के बाद। अब हम पढ़ेंगे नेपाल में कैसे राजतंत्र और कैसे राजतंत्र की जगह लोकतंत्र बहाल होता है। काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है। नेपाल अतीत या जो बीत गया है, बीते हुए समय में नेपाल एक हिंदू राष्ट्र था। 1990 के दशक में नेपाल के अंदर माओवादियों ने अनेक भागों में हिस्सों में अपना प्रभाव जमाने में कामयाब हुए। माओवादी नेपाल के कुछ हिस्सों में कब्जा करने के लिए आगे बढ़े। नेपाल का त्रिकोणीय संघर्ष, याद रहे, नेपाल के अंदर 3 वर्गों का संघर्ष है। एक है राजा की सेना, अर्थात आप सीधे कह सकते हैं सेना। एक वे लोग जो लोकतंत्र का समर्थक है, एक वे जो माओवादी है। इन तीनों के बीच में त्रिकोणीय संघर्ष हुआ, जो वेरी इंपॉर्टेंट है। नेपाल का त्रिकोणीय संघर्ष सेना, लोकतंत्र समर्थक और माओवादियों के बीच माना जाता है। नेपाल का संविधान लिखने के लिए प्रिय स्टूडेंट एक संविधान सभा का गठन किया गया। ध्यान रहे, एक संविधान सभा भारत के संविधान के निर्माण के लिए भी बनाई गई थी। राजा ज्ञानेंद्र कहाँ के शासक माने जाते हैं? राजा ज्ञानेंद्र नेपाल के शासक माने जाते हैं 2008 में। वेरी वेरी महत्वपूर्ण और सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, 2008 में किस देश में? नेपाल में। 2008 में नेपाल में राजतंत्र को ख़त्म कर दिया गया और लोकतंत्र की स्थापना की गई। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या बना? प्रश्न यह बना कि नेपाल में राजतंत्र को ख़त्म कब किया गया? 2008। और लोकतंत्र को कब स्थापित किया गया? 2008। अगला क्वेश्चन, 2015 में नेपाल में नया संविधान बनाया गया। याद रहे, वेरी इंपॉर्टेंट, 2015 में नेपाल ने अपना नया संविधान बनाया। और आप पढ़े हैं, नेपाल का संविधान बनाने के लिए एक संविधान सभा बनाई गई, जो काफ़ी महत्वपूर्ण है। आपकी पाठ्य पुस्तक के अनुसार अगला टॉपिक है श्रीलंका में जातीय संघर्ष और कैसे लोकतंत्र की बहाली। याद रहें, श्रीलंका को आज़ादी मिली थी 1948 में। 1948 के बाद श्रीलंका में लोकतंत्र कायम है। वेरी इंपॉर्टेंट, श्रीलंका को बहुत बड़ी चुनौती थी, जो काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। श्रीलंका को किससे चुनौती थी? याद रहे, सेना से नहीं, राजतंत्र से नहीं, तो श्रीलंका को बड़ी चुनौती किससे थी? याद रहे, जातीय संघर्ष का सामना करना श्रीलंका के सामने एक बहुत बड़ी चुनौती थी। श्रीलंका में एक भारत से आए हुए तमिली और एक श्रीलंकाई मूल, जिन्हें कहते हैं सिंहली। याद रहे, इन दोनों जातियों का संघर्ष श्रीलंका के लिए भारी पड़ गया। श्रीलंका में
चुनौती न तो सेना की थी न राजतंत्र की थी, और वो चुनौती थी जातीय संघर्ष। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। श्रीलंका का जातीय संघर्ष श्रीलंका के एक क्षेत्र को अलग राष्ट्र बनाना चाहता है। जैसे श्रीलंका में रहने वाले तमिली लोग वो एक अलग राष्ट्र की मांग कर रहे हैं जो श्रीलंका को मंजूर नहीं है। आज़ादी के समय याद रहे श्रीलंका को पहले सिलोन कहा जाता था, जो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पुराने समय में श्रीलंका को किस नाम से जाना जाता था? इसका आंसर होगा सिलोन। श्रीलंका में राजनीति पर अगर कहीं श्रीलंका में हर पद पर अगर पकड़ किसी की रही है तो वो रही है श्रीलंका में बहुसंख्यक। और श्रीलंका में बहुसंख्यक कौन है? वो है सिंहली समुदाय। यानी हर तबके पे अगर कब्जा श्रीलंका में किसी का रहा है तो वो रहा है सिंहलियों का। श्रीलंका में बहुसंख्यक है तो वो है सिंहली। श्रीलंका की सिंहली आबादी भारत छोड़कर श्रीलंका आ बसी एक बड़ी तमिल आबादी के खिलाफ है। याद रहे प्रिय स्टूडेंट, श्रीलंका के अंदर जो बड़ी संख्या में सिंहली रहते हैं वो श्रीलंका में रहने वाले तमिली। ये तमिली कहाँ से आए? ये तमिली भारत से श्रीलंका में बच गए। उन तमिल आबादी के ये लोग खिलाफ है और वे उन्हें श्रीलंका का मानने को स्वीकार नहीं करते। 1983 के बाद उग्र तमिल संगठन, याद रहे, जो श्रीलंका के अंदर तमिली, जो भारतीय तमिली बस गए, उन तमिली लोगों ने अपना उग्र तमिल संगठन बनाया, लिबरेशन टाइगर ऑफ तमिल ईलम, जिसे शॉर्टकट में कहते हैं लीटे, जो श्रीलंकी सेना के साथ संघर्ष कर रहा था। लेकिन मैं इसके बारे में आपको बताता हूं। लीटे का पूरा नाम लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल ईलम, जो वेरी इंपॉर्टेंट है और विशेष ध्यान रखें। लीटे का पूरा नाम लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल ईलम। यह संगठन किन लोगों ने बनाया? ये भारतीय नागरिक जो श्रीलंका में जाके बस गए तमिलियों ने। और क्यों बनाया? एक अलग राष्ट्र की मांग कर रहे हैं और श्रीलंकाई सेना के सामना कर रहे हैं। श्रीलंका के उत्तरी और पूर्वी हिस्से पर किन का नियंत्रण है? श्रीलंका का जो उत्तरी पूर्वी भाग है उनके ऊपर लीटे का कब्जा है और लीटे का पूरा नाम आपने ऊपर पढ़ा। ये किन के द्वारा बनाया गया संगठन है? सिंहली या तमिली? तो इनका आंसर होगा तमिली, जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। लीटे श्रीलंका में रह रही भारतीय तमिली लोगों द्वारा बनाया गया उग्र संगठन है। वेरी इंपॉर्टेंट है, कभी कभी परीक्षा में ऐसे क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। 1987 में भारत की सरकार के द्वारा श्रीलंका में शांति स्थापित करने के लिए सिंहली और तमिलियों के बीच विवाद था। हिंदुस्तान से सेना भेजी गई। आप पहले भी पढ़ चुके हैं तो याद होगा, राजीव गांधी प्रधानमंत्री के समय श्रीलंका में शांति बहाल करने के लिए हिंदुस्तान की तरफ से सेना भेजी गई। लेकिन 1990 में भारत में अपनी शांति सेना, प्रिय स्टूडेंट, शांति सेना लक्ष्य हासिल किए बिना वापस बुला ली गई। जो सेना हिंदुस्तान से श्रीलंका भेजी गई राजीव गांधी प्रधानमंत्री के समय, वह सेना उस लक्ष्य को हासिल नहीं कर पाई और बिना लक्ष्य हासिल किए 1990 के आसपास सेना वापस बुलानी पड़ी। 2009 में लीटे को खत्म कर दिया गया। वेरी इंपॉर्टेंट, लीटे को खत्म कर दिया गया। कब? 2009 में, जो श्रीलंका में तमिली भारतीय लोगों का उग्र संगठन था। अगला क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण आपने पढ़ा। इतने संघर्षों के बावजूद भी श्रीलंका ने इतने संघर्ष झेले, फिर भी जनसंख्या नियंत्रण करने में विकासशील देशों में पहले स्थान पर है। श्रीलंका ने अपने देश में जनसंख्या नियंत्रण करने में पूरी कोशिश की और विकासशील देशों में पहले स्थान पर है। दक्षिण एशिया के देशों में श्रीलंका ने अपने देश की अर्थव्यवस्था का उदारीकरण किया, वह पहला राष्ट्र है।
दक्षिण एशिया के देशों में श्रीलंका की प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद सबसे ज़्यादा है। आप कह रहे हैं इतना छोटा सा राष्ट्र, कितना जातीय संघर्ष, फिर भी जनसंख्या नियंत्रण में उदारीकरण को लागू किया, अर्थव्यवस्था को मजबूत किया। प्रिय स्टूडेंट, आपका जो अगला टॉपिक है वो है भारत पाकिस्तान संघर्ष। और यह कोई नई बात नहीं है। भारत और पाकिस्तान के विभाजन के तुरंत बाद दोनों देशों के बीच कश्मीर मसले को लेकर विवाद हुआ। आप सबको ध्यान होगा कि जब भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ, किसके आधार पर हुआ? धर्म के आधार पर। और जैसे ये दोनों राष्ट्र अलग हुए, उनके सामने लेटेस्ट विवाद है कश्मीर। भारत कहता है मेरा है और पाकिस्तान कहता है ये मेरा है। फिर भारत और पाकिस्तान के बीच 1947-48 में जम्मू कश्मीर को मसले को लेकर लड़ाई हुई। 1965 में भारत और पाकिस्तान के बीच एक बार पुनः युद्ध हुआ। 1971 में भारत और पाकिस्तान के बीच एक बार पुनः युद्ध हुआ। 1999 में भारत और पाकिस्तान के एक बार पुनः लड़ाई हुई। इस प्रकार भारत और पाकिस्तान के बीच कुल 4 बार युद्ध हो चुके हैं और इन युद्धों में पाकिस्तान को अपने मुंह की खानी पड़ी, हार झेलनी पड़ी। ये पाकिस्तान के लिए बड़ा दुखदायी हुआ। 1948 के भारत पाकिस्तान युद्ध के फलस्वरूप कश्मीर के 2 हिस्से हो गए। प्रिय स्टूडेंट, जब 1947-48 में भारत पाकिस्तान के बीच में युद्ध हुआ, उस समय जो हमारा कश्मीर था उसके 2 भाग हो गए। एक हिस्सा जिसे कहते हैं पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर, POK, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जिसका पाकिस्तान अधिकृत वह कश्मीर जिसके ऊपर पाकिस्तान का कब्जा है उसका नाम है POK। दूसरा हिस्सा भारत का जो आज जम्मू कश्मीर है और अनुच्छेद 370 में जिसे विशेष राज्य का दर्जा दिया गया था, आज उसको हटा दिया गया है। तो जो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, ये सियाचिन ग्लेशियर, ध्यान रहें, और हथियारों की होड़ कि मैं ज़्यादा बढ़ाऊंगा, परमाणु बम मैं ज़्यादा बढ़ाऊंगा लेकर भारत और पाकिस्तान के बीच तनातनी है। 1998 में भारत ने पोखरण, कहाँ पर है प्रिय स्टूडेंट? पोखरण है जैसलमेर में। और राजस्थान के जैसलमेर जिले के पोखरण में 1998 में परमाणु परीक्षण किया गया। जैसे यह परमाणु परीक्षण किया गया, अब आप बता सकते हैं 98 में प्रधानमंत्री कौन थे? 98 में प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी। और पाकिस्तान की नींद उड़ गई और जैसे ही पाकिस्तान को पता चला तो कुछ समय में बाद चगाई पहाड़ी पर उन्होंने भी परमाणु परीक्षण करके भारत को बता दिया कि हम भी किसी से कम नहीं। भले ही हमारी जनता भूख मरे, भले ही हमारी स्थिति कैसी भी हो, लेकिन परमाणु बम का परीक्षण हम दुनिया से पैसे उधार लेके कर देंगे, लेकिन हम किसी से कम नहीं। हाँ, देखो यह स्थिति कितनी भयावह स्थिति हुई। अगला टॉपिक, पाकिस्तान की भारत के प्रति क्या करतूत है? याद रहे स्टूडेंट, कश्मीर के अंदर जो उग्रवादी है उनको हमेशा पाकिस्तान हथियार देता है, कश्मीर के उग्रवादियों को हमेशा ट्रेनिंग देता है, कश्मीर के उग्रवादियों को पैसों की जरूरत पड़ती है तो धन देता है, और कश्मीरी उग्रवादियों को सुरक्षा प्रदान करता है। यह सब करके वो चाहता है कि भारत आगे नहीं बढ़े और कश्मीरी उग्रवादियों को सुरक्षा भी देता है। खालिस्तान जो समर्थक है उन उग्रवादियों को हथियार और गोली बारूद देता है। पाकिस्तान की ISI, याद रखें ISI, भारत विरोधी अभियान में संलग्न होना, ये पाकिस्तान की भारत के प्रति करतूत है और वो चाहता है कि इंडिया विश्व में बड़ा देश नहीं बने। प्रिय स्टूडेंट, अगला क्वेश्चन आ रहा है जो वेरी इंपॉर्टेंट है, वो है ISI है क्या? यह एक खुफिया एजेंसी है, अरे जिसको आप कह सकते हैं मतलब कैसे अपने भाषा में क्या कह सकते हैं, मतलब गुप्तचर जानकारी रखने वाला।
हैं। ISI पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी है। किस देश की? पाकिस्तान की। वेरी इंपॉर्टेंट। अब ISI का पूरा नाम वो है इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस, जो वेरी वेरी महत्वपूर्ण है। आप सभी इन प्रश्नों को जरूर ध्यान रखें, और क्वेश्चन कहाँ से आएगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। 1960 तक भारत और पाकिस्तान के बीच सिंधु नदी को लेकर विवाद है। आप पहले भी पढ़ चुके हो। सिंधु नदी विवाद किन दो मुल्कों के बीच है? वो है भारत और पाक। सिंधु नदी जल समझौता भारत और पाकिस्तान के बीच कब हुआ? आंसर होगा 1960। और वेरी इंपॉर्टेंट। अब अगला क्वेश्चन क्या आएगा? अगला क्वेश्चन आ रहा है, भारत और पाकिस्तान के बीच सिंधु नदी जल समझौता 1960 में किन के सहयोग से संपन्न हुआ? विश्व बैंक। आप पूर्व में भी पढ़ चुके हैं। भारत और पाकिस्तान के बीच सिंधु नदी जल समझौता 1960 में किसकी मध्यस्थता से संपन्न हुआ? इसका आंसर होगा विश्व बैंक। अगला वेरी इंपॉर्टेंट वो क्या है? अगला जो वेरी इंपॉर्टेंट है वो है सर क्रीक। एक इलाका है सर क्रीक की सीमा को लेकर भारत और पाकिस्तान के बीच मतभेद है, जो कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है। सर क्रीक सीमा रेखा विवाद किन दो मुल्कों के बीच है? भारत और पाकिस्तान। अगला क्वेश्चन, सर क्रीक क्षेत्र कहाँ पर है? ये भारत के गुजरात राज्य के कच्छ के रण में आता है। सर क्रीक जो भारत और पाकिस्तान के बीच विवाद का विषय है। अब हम पढ़ेंगे भारत और बांग्लादेश के बीच संबंध। प्रिय स्टूडेंट, यहाँ भारत लिखना था, जो किसी कमी से त्रुटिवश से रह गया। तो भारत और पाकिस्तान के बीच आपने पढ़ा, भारत नेपाल के बीच आपने पढ़ा, भारत भूटान के बीच भी देखा आपने। अब हम भारत और बांग्लादेश के बीच का अध्याय थोड़ा प्रिय स्टूडेंट मिस्टेक होने के कारण अगला जो टॉपिक मैं लेके आ रहा हूँ, भारत और बांग्लादेश। भारत और बांग्लादेश के बीच में संबंधों को लेकर भारत और बांग्लादेश में गंगा नदी, ब्रह्मपुत्र नदी के जल के बंटवारे, हिस्सेदारी को लेकर मतभेद है। प्रिय स्टूडेंट, ऐसे क्वेश्चन कई बार टपक लेते हैं। गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी के जल की हिस्सेदारी को लेकर किन दो देशों के बीच में विवाद है? इसका आंसर होगा भारत बांग्लादेश। भारतीय सरकार बांग्लादेश के कौन से निर्णय से खुश नहीं है? तो इसका आंसर कई प्रकार से, और वो पहला ही पहला है, भारत में अवैध अप्रवासी आ जाते हैं बांग्लादेशी, हम उससे खुश नहीं हैं। भारत विरोधी इस्लामी कट्टरपंथी जमातों को समर्थन देता है बांग्लादेश। भारत के विरोध में आने वाले जो इस्लामी कट्टरपंथी है उनको वो समर्थन करता है। भारतीय सेना को पूर्वोत्तर भारत में जाने के लिए अपने इलाके से रास्ता देने से भी बांग्लादेश मना करता है। बांग्लादेश के अनुसार ढाका के भारत को प्राकृतिक गैस निर्यात करने के फैसले को लेकर भी हम उनसे विवाद में हैं। और म्यांमार को बांग्लादेशी इलाके से होकर भारत को प्राकृतिक गैस निर्यात में न करने जैसे मसले को लेकर भारत और बांग्लादेश आपस में विवाद में है। प्रिय स्टूडेंट, भारत और बांग्लादेश के बीच चटगांव पर्वतीय क्षेत्र को लेकर भी विवाद है। कई बार ऐसे क्वेश्चन जरूर टपकते हैं। चटगांव पर्वतीय क्षेत्र का विवाद किन दो मुल्कों के बीच है? भारत और बांग्लादेश। वर्तमान में एक संधि के तहत और भारत और बांग्लादेश के बीच एक संधि हुई, जिसमें एक देश के नागरिक दूसरे देश के में पासपोर्ट, जिसे हिंदी में कहते हैं पार पत्र या वीज़ा से आ जा सकते हैं, काम कर सकते हैं। न कोई पासपोर्ट की ज़रूरत है, न वीज़ा की ज़रूरत है। बांग्लादेश से भारत आओ, भले ही भारत से बांग्लादेश जाओ। दक्षेश जो वेरी इंपॉर्टेंट, सबसे पहले तो दक्षेश का पूरा नाम बताओ। साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। नाम तो याद आपको ही करना है। मेरे पास ऐसा कोई गुरु मंत्र नहीं है कि मैं आपको सुमंत्र के माध्यम से याद करवा दूं।
साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन दक्षेस का पूरा नाम है। और दक्षेस दक्षिण एशियाई देशों द्वारा बहुस्तरीय साधनों से आपस में सहयोग करने की दिशा में उठाया गया बड़ा कदम। याद रहें, जो दक्षिण एशिया में आने वाले देश हैं वो बहुस्तरीय साधनों से आपस में सहयोग करें और अपने आप को राष्ट्रों को आगे बढ़ाएं। यह दक्षेस का टारगेट है। प्रिय स्टूडेंट, दक्षेस की स्थापना 1985 में हुई। वेरी इंपॉर्टेंट। 1985 में दक्षेस की स्थापना हुई, जो काफ़ी महत्वपूर्ण है। दक्षेस के सदस्य देशों ने सन 2002 में दक्षिण एशियाई मुक्त व्यापार क्षेत्र समझौता, जिसे कहते हैं साफ्टा, SAFTA, दक्षिण अर्थात दक्षेस के जो भी सदस्य देश है उन सभी ने 2002 में दक्षिण एशियाई मुक्त व्यापार क्षेत्र अर्थात साफ्टा पर हस्ताक्षर किए थे। और साफ्टा का पूरा नाम दक्षिण एशियाई मुक्त व्यापार क्षेत्र समझौता है, जो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। प्रिय स्टूडेंट, इन साफ्टा का मुख्य उद्देश्य पूरे दक्षिण एशिया के लिए कर मुक्त व्यापार क्षेत्र बनाने का वादा। दक्षिण एशिया में आने वाले मुल्कों के लिए ऐसा व्यापार जिसमें किसी भी प्रकार का कोई टैक्स या कर नहीं हो, ऐसा व्यापार बनाने के लिए साफ्टा की स्थापना की गई। 1947 में जैसे ही ब्रिटिश राज की समाप्ति हुई, भारत और पाकिस्तान स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में 1947 में आज़ाद हुए। 1948 में आपने पढ़ा श्रीलंका को आज़ादी मिली। 1948 में कश्मीर को लेकर भारत और पाकिस्तान के बीच विवाद हुआ, हालांकि आप पढ़ चुके हैं। 1948 में कश्मीर के मसले को लेकर भारत पाकिस्तान के बीच विवाद। 1954-55 में पाकिस्तान सैन्य गुट, एक है सीएटो एक है सेंटो, इनमें शामिल हो गया। याद रखना, ये सीएटो और सेंटो क्या है? ये भी एक सैन्य गुट है और जिसमें पाकिस्तान शामिल हुआ 1954-55 के आसपास। 1960 में भारत और पाकिस्तान के बीच सिंधु नदी जल समझौते पर हस्ताक्षर हुए। यह समझौता विश्व बैंक के सहयोग से हुआ। 1962 में भारत और पाकिस्तान के बीच में सीमा विवाद को लेकर, प्रिय स्टूडेंट, भूल से पाकिस्तान आ गया। 1962 में भारत और चाइना के बीच किस बात को लेकर, बॉर्डर अर्थात सीमा विवाद को लेकर युद्ध हुआ। और 1966 के अंदर आपको पता होगा भारत और पाकिस्तान के बीच में कौन सा समझौता हुआ? ताशकंद। आप इस मैटर को पढ़ चुके हैं। 1966 में भारत और पाकिस्तान के बीच ताशकंद समझौता हुआ। ताशकंद उज्बेकिस्तान की राजधानी है। 1966 में शेख मुजीबुर रहमान शेख मुजीबुर रहमान कहाँ के नेता माने जाते हैं? पूर्वी पाकिस्तान अर्थात बांग्लादेश को सबसे ज़्यादा स्वायत्तता देने के लिए कितने सूत्री प्रस्ताव रखे? 6 सूत्री। और वो कब रखे? 1966। वेरी इंपॉर्टेंट। 1971 में भारत और सोवियत संघ अर्थात रूस के बीच, याद रहे, 2 मुल्क है भारत और सोवियत संघ। कब की बात है? 1971 में। कितने सालों के लिए? 20 सालों के लिए। कौन सी संधि? मैत्री। आपस में मित्र रहेंगे, कभी भी जरूरत पड़ी तो रशिया ने कहा हम तैयार हैं। जुलाई 1972 की बात है। जुलाई 1972 में 2 मुल्क भारत और पाकिस्तान के बीच में शिमला समझौता हुआ। वेरी इंपॉर्टेंट। हालांकि ये मैटर आपको मैं पहले पढ़ा चुका हूँ, लेकिन फिर भी इस चैप्टर में आया है। 1974 में भारत के द्वारा परमाणु परीक्षण किया गया। वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रहे। दिसंबर 1985 में दक्षेस का पहला सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ? ढाका में। और ढाका किसकी राजधानी है? बांग्लादेश। 1993 में दक्षेस का 7वां सम्मेलन हुआ। वो सम्मेलन भी ढाका में हुआ और वहाँ पर किसके ऊपर हस्ताक्षर हुए? साफ्टा। इसकी फुल फॉर्म आपको ध्यान रखनी है। साफ्टा पर हस्ताक्षर हुए। दक्षेस का 7वां सम्मेलन कहाँ हुआ था? ढाका अर्थात बांग्लादेश। 1996 में गंगा नदी के पानी की हिस्सेदारी को मसले को लेकर भारत और बांग्लादेश के बीच में विवाद है और एक संधि हुई फरक्का। प्रिय स्टूडेंट, 2nd ग्रेड में SI में ये प्रश्न आ चुका है कि फरक्का संधि किन 2 देशों के बीच हुई?
आंसर होगा भारत बांग्लादेश। किस नदी के हिस्सेदारी को लेकर? गंगा नदी के हिस्सेदारी को लेकर फरक्का संधि भारत और बांग्लादेश के बीच हुई। भारत और पाकिस्तान के बीच में कारगिल का लड़ाई कब लड़ी गई? 1999 में। कारगिल का युद्ध किन दो मुल्कों के बीच भारत पाक किसकी जीत हुई? भारत। जुलाई 2001 में अटल बिहारी वाजपेयी परवेज मुशर्रफ के बीच आगरा में एक बैठक हुई जिसे आगरा बैठक कहते हैं, पूर्णतः असफल हुई, कोई रिजल्ट नहीं निकला। 2007 में हमारा पड़ोसी मुल्क अफगानिस्तान दक्षास का सदस्य बना और जिस दक्षेस की स्थापना आप कहते हैं 1985 में हुई थी, उसी का सदस्य बना 2007 में अफगानिस्तान। नवंबर 2014 में 18वां दक्षेस सम्मेलन, वेरी इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले नवंबर 2014 की बात है। दक्षेस का कौन सा सम्मेलन? 18वां। कहाँ पर हुआ? बोलो। काठमांडू। किसकी राजधानी है? नेपाल। जो वेरी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन आ रहा है 2005 में जून में मालदीव की संसद में बहुदलीय प्रणाली को अपनाने के पक्ष में एक मत से मतदान किया गया कि हमारे देश में भी बहुदलीय प्रणाली हो। और मालदीव हमारा पड़ोसी मुल्क है जिसकी राजधानी है माले और वहाँ एक पार्टी है MDP जिसका पूरा नाम है मालदीवियन डेमोक्रेटिक पार्टी। यह राजनीतिक मामलों में मालदीव में इस पार्टी का काफ़ी दबदबा है। 2016 के चुनाव में भी यह पार्टी काफ़ी आगे रही। प्रिय स्टूडेंट, आप हमारे वीडियो को अधिक से अधिक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। प्रिय स्टूडेंट, लाइफलाइन यूट्यूब चैनल आप सभी प्रिय विद्यार्थियों का मोस्टली वेलकम करता है। आने वाली एग्ज़ाम में आप बढ़ चढ़कर अपना बेहतरीन परिणाम दें और मैं आशा करता हूँ आप पूर्ण मनोयोग से यह तैयारी कर बेहतरीन रिजल्ट देकर अपने संस्थान परिवार का नाम रोशन करेंगे। इसी आशा और अपेक्षा के साथ जय हिंद, जय भारत।